आज का हमारा टॉपिक है इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ के आए थे स्पाइनल ट्यूमर्स। उसमें क्या था कि जो स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर्स बन रहे थे हमने वो कंप्लीट करे। तो फिर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स क्या है? सीधी सी बात है, क्रेनियल के अंदर यानी ब्रेन ट्यूमर्स। मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ब्रेन ट्यूमर। आज हम ब्रेन ट्यूमर पढ़ने वाले हैं। ब्रेन ट्यूमर में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें इतने सारे ट्यूमर्स के नाम हैं, इतने सारे, वो आपको सब याद करने हैं, क्योंकि नाम याद ही करने। और इसमें इतने सारे ट्यूमर्स के नाम आएंगे क्योंकि सारे ट्यूमर्स इसमें दो बेस पर रहेंगे। पर्टिकुलर पहला आपके कि ब्रेन में किस पार्ट पर हो रहा है और प्लस किस जगह पर हो रहा है। इस बेस पर इतने सारे ट्यूमर्स के नाम रखे गए हैं, उन्हें डिफरेंट ट्यूमर्स के नाम याद करने। तो उससे क्या, पहले ट्यूमर का नाम याद करना है, फिर हमें याद करना है कि वो ट्यूमर किस जगह पे हो रहा है और पर्टिकुलर जिस जगह पे हो रहा होगा, यानी पर्टिकुलर अगर वो किसी जैसे फ्रंटल लोब में हो रहा है या पैराइटल लोब में, कोई लोब में हो रहा है, तो हमें उस लोब का फंक्शन याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जिस लोब में हो रहा है उसी लोब के फंक्शन बिगड़ जाएंगे। यानी ये जो टॉपिक है ये 90% याद वाला है। 90% इस टॉपिक को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी हम इसमें पूरा कंप्लीटली कवर करते चलेंगे। जो नाम है वो तो आपको याद करना है, मगर कहाँ पर है, किस सेल का है, उसे हम बिल्कुल डीपली समझेंगे। ये क्या क्या फंक्शन करेगा, किस तरीके से, तो उन सबको हम कंप्लीटली डीपली एक को अंदर करके समझते जाएंगे। ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स का मतलब क्या है? इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। सीधी सी बात है, वो स्पाइनल ट्यूमर थे जो स्पाइनल कॉर्ड में बन रहे थे। इंट्राक्रेनियल यानी ब्रेन ट्यूमर इज एन ट्यूमर क्या होता है? अब वो ट्यूमर की डेफिनेशन लिख दो। इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू इन विच सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली। यही तो ट्यूमर की डेफिनेशन है। अगर ब्रेन में हो रहा है तो अगर वही ट्यूमर ब्रेन में एबनॉर्मली सेल्स क्या है, जो हमारे टिश्यूज है वो एबनॉर्मल, उसमें मास डेवलपमेंट हो जाए और वो ग्रो करे और मल्टीप्लाई करे। अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेटास्टेटिक हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं करे वो क्या, वो मैलिग्नेंट हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बिनाइन हो जाएंगे, है ना। तो यही तो कैंसर सेल की डेफिनेशन होती है। अब इसको ना इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स को फर्स्टली हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। बोले दो पार्ट में किस बेस पे डिवाइड करते हैं? बिल्कुल उसी बेस पे डिवाइड करो जैसे हमने स्पाइनल कॉर्ड वाले में पढ़ा था। क्या कि सबसे पहले हमारा ध्यान ये जाएगा कि वो ट्यूमर्स जो ब्रेन के अंदर ही हो रहे हैं, यानी वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे। जो ट्यूमर ब्रेन के सॉरी ब्रेन के अंदर होंगे दैट्स कॉल्ड प्राइमरी ट्यूमर, और जो ब्रेन के बाहर होंगे उन्हें सेकेंडरी ट्यूमर बोला जाएगा या फिर उन्हें मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर बोल लो। क्यों? क्योंकि वो हो कहीं और रहे थे मगर वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके आपके ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। जैसे सीएनएस इन्फेक्शन में भी हमने यही देखा था क्या कि कुछ इन्फेक्शन थे जो विद इन ब्रेन हो रहे थे जिनको हम प्राइमरी इन्फेक्शन बोल रहे थे, तो कुछ इन्फेक्शन थे जो ब्लड के थ्रू या फेशियल जितनी साइनस ईयर इनकी ओपनिंग के थ्रू पर ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्हें हम सेकेंडरी सीएनएस इन्फेक्शन बोल रहे थे। ट्यूमर भी हम इसी बेस पे डिवाइड करेंगे। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आपका एक इसमें बहुत प्यारा वर्ड आएगा कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इंक्लूड्स ट्यूमर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द ब्रेन। वही हम बात बोल रहे हैं। अब इसको दो चीज में डिवाइड करा गया है कि ये बिनाइन और मेलिग्नेंट होंगे, वो ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं कि कुछ ट्यूमर्स बिनाइन होंगे कुछ मेलिग्नेंट होंगे। उससे पहले कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी कि दे आर ग्लियल और नॉन ग्लियल। इसका मतलब क्या है? पहले इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप ये समझो आगे ट्यूमर्स पढ़ने वाले में 50% सिलेबस आप यहीं पकड़ लोगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ग्लियल वर्ड बोल रहा है, तो ग्लियल का मतलब क्या है? ग्लियल सेल्स होते हैं। ग्लियल सेल्स कौन से सेल? आपको ये तो पता है कि हमारे ब्रेन में एक सेल्स तो होते ही है, दैट इज न्यूरॉन, नर्व सेल्स, जो क्या करते हैं? बोले आपकी इंफॉर्मेशन एक नर्व टू दूसरे नर्व ट्रांसमिशन करते हैं। बोले न्यूरॉन है। क्या हमारे ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन ही होते हैं? तो नहीं। तो फिर हमारे ब्रेन में एक सेल्स और होते हैं, दूसरे सेल्स होते हैं ग्लियल सेल्स। बोले ग्लियल सेल्स को कौन से सेल्स होते हैं? ग्लियल सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया। क्या बोल रहा हूं मैं? NUROGLIA, न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं इसे। न्यूरोग्लिया बोल लो चाहे ग्लिया बोल लो, GLIA, ग्लिया भी बोल लेते हैं। आर नॉन न्यूरल सेल्स। जो ऊपर नर्व थे ये कौन से? ये न्यूरल सेल्स थे। अब ग्लिया सेल्स कौन से हैं? वो सेल्स जो नॉन न्यूरल सेल्स हैं। सीधी सी बात है, आर नॉन न्यूरल सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। फिर हमें नर्व का काम तो पता है कि नर्व एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। फिर इसका काम क्या है इन सेल्स का? ये वाले जो है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करना काम किसका है? बोले नर्व का। तो फिर इनका काम क्या है? इनका काम मेंटेन
होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस आप तो जानते हैं, बैलेंस मेंटेन करना। ब्रेन के अंदर ये सेल बैलेंस मेंटेन करते हैं, दे मेंटेन होम्योस्टेसिस, फॉर्म माइलेट सीथ इन पीएनएस। पीएनएस क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी दो नर्व्स होती हैं जो हमारी सारी बॉडी को सप्लाई करती हैं, दैट इज मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। इन मोटर नर्व और सेंसरी नर्व्स की जो माइलेट सीथ होती है, माइलेट सीथ समझ ना, हमने एक्सोन देखे हैं, एक्सोन के ऊपर इस तरीके से माइलेट सीथ बनी होती है जो क्या है, जो कंडक्शन में हेल्प कराती है। माइलेट सीथ कंडक्शन नहीं करती, कंडक्शन में हेल्प कराती है। कंडक्शन तो न्यूरॉन्स करते हैं जो कि ऊपर वाले हैं। ये जो माइलिन सीट बनी होती है ग्लियल सेल्स की ही बनी होती है। यानी ये इंफॉर्मेशन का, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मगर इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करने के अलावा अगर और भी कोई काम बचता है, दैट इज होम्योस्टेसिस, माइलिन सीट इन पीएनएस, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स। क्योंकि देखो मेन स्ट्रक्चर तो न्यूरॉन्स है भैया, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेके चल रहा है, मगर उस न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करके भी तो रखना है, वरना वो, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार न्यूरॉन मर गया तो मर गया, क्योंकि ब्रेन सेल्स द्वारा कभी नहीं बनते। हमारे पास लिमिटेड है जो है वो, ये बाकी बॉडी में सारे सेल्स द्वारा बनते हैं, मगर ब्रेन सेल्स कभी द्वारा नहीं बनते। इसलिए ब्रेन में ग्लियल सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी प्रोटेक्शन भी करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं कि वो आप अच्छे चलो, सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइलिन सीट का एज अ प्रोटेक्शन भी हेल्प करती है, प्लस सपोर्ट भी करती है, हेल्प भी करती है कंडक्शन में। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। तो ग्लियल सेल्स का हमें अब काम बिल्कुल समझ आना जाना चाहिए कि दो सेल्स होते हैं ब्रेन में, एक होते हैं हमारे न्यूरॉन नर्व सेल्स, दूसरे होते हैं ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स क्या है बोले, न्यूरॉन का काम समझ लो, न्यूरॉन का काम इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोड्यूस करना। अब बस इसके अलावा जो भी काम है वो ग्लियल सेल्स करेंगे, वो न्यूरॉन को संभाल के प्रोटेक्ट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, पीएनएस में माइलिन सीट भी बनाएंगे। माइलिन सीट पढ़ा, पीएनएस कौन सा, सेंसरी और मोटर नर्व्स की माइलिन सीट बनाना है। ठीक है, होमोस्टेसिस मेंटेन करके रखना है। तो ये हमारे होते हैं ग्लियल सेल्स। तो व्हाट इज नॉन ग्लियल सेल्स? नॉन ग्लियल सेल्स मतलब न्यूरॉन। और कौन से? बस ग्लियल सेल्स कौन से हो गए? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्लियल सेल्स आर नॉन न्यूरल सेल्स। ठीक है, और नॉन ग्लियल क्या है हमारे? नॉन ग्लियल आर न्यूरल सेल्स जो हमारी नर्व है। यानी मैं सिंपल, ब्रेन के अंदर दो चीजें हैं, पहला है नर्व और दूसरा होता है ग्लियल सेल्स। नर्व को ही आप नॉन ग्लियल सेल्स बोल दो, एक ही बात है। नर्व को आप नॉन ग्लियल सेल्स बोल दो, या ग्लियल सेल्स को आप नॉन न्यूरल सेल्स बोल दो, वही तो दोनों के नाम हो गए। दो नाम है, आपको तो बस ये दो नाम याद रखना, न्यूरॉन और ग्लियल। तो न्यूरॉन ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ग्लियल और ग्लियल ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन न्यूरल। दोनों के फंक्शन हमें समझ आ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। न्यूरॉन का काम होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स को प्रोड्यूस करना, बाकी सब इसके अलावा जो भी काम है, होमोस्टेसिस को मेंटेन करो, पीएनएस में जो सेंसरी मोटर उनकी माइलिन सीट हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, सबका काम कौन देखेगा बोले, ग्लियल सेल्स देखेंगे। तो ब्रेन के अंदर दो ही तो होने हैं, दो ही चीजें हैं, उन्हीं के होने, या तो ग्लियल सेल्स का होगा या नॉन ग्लियल यानी हमारे नर्व्स का होगा। मोस्ट कॉमनली जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन के अंदर वो ग्लियल सेल्स के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चलाती है। हमारी बॉडी जानती है कि अगर न्यूरॉन्स में होगा तो न्यूरॉन दोबारा नहीं बनेंगे, एक बार गए तो गए। तो यहाँ बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्लियल सेल्स इसको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। तो अगर कोई भी चीज पहली बार अगर किसी पे अटैक करेगा तो किस पे करेगा बोले, ग्लियल सेल्स पे करेगा। ग्लियल सेल्स सामने आ जाएंगे जब भी न्यूरॉन्स पर अटैक होगा। तो सबसे ज्यादा ट्यूमर्स किसके देखने को मिलेंगे बोले, सबसे ज्यादा जो ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं वो ग्लियल सेल्स के देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू नॉन ग्लियल सेल्स। और बाकी फिर बेनाइन और मैलिग्नेंट तो होते हैं। ये डेफिनेशन रही हमारी प्राइमरी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की। दूसरे होते हैं मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स। व्हाट इज मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स? आर दोस ट्यूमर्स, कौन से, जो कहां से आए हैं? वो आए हैं ट्रेवल करके बॉडी में कहीं और से। किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। यानी इंक्लूड ट्यूमर दैट अराइज एल्सवेयर इन द बॉडी एंड माइग्रेट टू द ब्रेन यूजुअली थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हमने अभी एक हमने सिंपल उनका क्या क्लासिफिकेशन, अभी एक सिंपल वाला क्लासिफिकेशन हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के बेस पे देखा। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, कल भी बताया था कि ब्रेन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। बोले कि कौन कौन से पार्ट है? कि अगर ये हमारा ब्रेन है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला वाला पार्ट होता है सुप्राटेंटोरियल। सुप्राटेंटोरियल, इसको आप अपर लोब भी बोलते हैं, अपर लोब है। नीचे वाला होता है इंफ्राटेंटोरियल, जिसको आप लोअर लोब भी बोलते हैं। बोला ये किससे डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है आपका टेंटोरियम सेरिबलाई से। टेंटोरियम
सेरिब्लाई। ये टेंटोरियम सेरिब्लाई क्या होता है? ड्यूरामेटर का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ड्यूरामेटर जो होती है ना, उसी का एक्सटेंशन होता है। ये ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करके, जब भी ब्रेन की हमें सीटी स्कैन लेनी होती है, चाहे एमआरआई लेनी होती है, हमें ब्रेन कभी भी स्टडी करना हो, हम ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करके ही स्टडी करते हैं। दैट इज सुप्राटेंटोरियल एंड इंफ्राटेंटोरियल। तो ट्यूमर्स को भी हम इसी दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं कि सुप्रा जो अपर लोब में होंगे उसको हम बोलेंगे सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स हुए हैं, जो लोअर रीजन में होंगे उसे हम बोलते हैं इंफ्राटेंटोरियल। तो सुप्रा वाले में कौन सा वाला पार्ट आता है ब्रेन का? बोले सेरिब्रम। सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे, चाहे अपने क्या लेटरल वेंट्रिकल्स हो गया, थर्ड वेंट्रिकल्स हो गए, और जितने भी अपनी सारी चीजें हैं। और इंफ्रा वाले में क्या आता है? वो इंफ्रा वाले में आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम यानी सेरिबेलम। अब सेरिबेलम में अपना फोर्थ वेंट्रिकल आ जाएगा, नीचे की तरफ मेडुला आ जाएंगे, है ना। तो जितने जो ब्रेन स्टेम नीचे वाली चीजें हैं वो आपके इंफ्राटेंटोरियल में आ जाएंगी। अगर इनके ट्यूमर्स होंगे तो आप उन्हें इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स बोलेंगे, और अपर पार्ट के होंगे तो आप उन्हें सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स बोलेंगे। अब इस पे क्लासिफिकेशन बताया गया है कि एडल्ट्स में जो सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स है वो 80 to 85% होते हैं, और इंफ्राटेंटोरियल में मतलब नीचे ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में सिर्फ 15 से 20%। मगर बच्चों में इंफ्रा वाले ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि अगर आपको पता है, क्योंकि तब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। ब्रेन डेवलप होता है तो उस टाइम पे नीचे से कंडक्शन जाना बहुत इजी हो जाता है, तब ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है। इसलिए जो मोस्ट कॉमन बच्चों में ट्यूमर्स होते हैं वो उनके नीचे ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में ज्यादा ट्यूमर्स होते हैं एज कंपेयर टू अपर वाले पार्ट में। तो एडल्ट्स में अगर आपसे कोई पूछे तो कौन से वाले ट्यूमर ज्यादा होते हैं? सुप्राटेंटोरियल। और बच्चों में इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स ज्यादा होते हैं। इन चिल्ड्रन मोर ट्यूमर्स लाई बिलो द टेंटोरियम, ग्लियोमास एंड ब्लास्टोमल। अब देखो क्या एक बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं कि बच्चों में इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स ज्यादा होते हैं बिलो द टेंटोरियम। मैंने बोला भी कि इस लाइन को क्या बोलते हैं जो इनको डिवाइड करती है? टेंटोरियम सेरिब्लाई। अब बच्चों में दो ट्यूमर बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। ग्लायोमास मतलब ग्लियल सेल्स के ट्यूमर। मैंने पहले ही बोला ग्लियल सेल्स के ट्यूमर ही सबसे ज्यादा मिलते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़ों में। ग्लियल सेल्स के ट्यूमर ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू नॉन ग्लियल सेल्स, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर बोला क्योंकि नर्व को बचाना ज्यादा जरूरी है और ये इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसा समझ लो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में यही आ गए। अगर जब नर्व की बारी आई तो ये पहले लड़ने आ गए। और मेडुलोब्लास्टोमा का मतलब होता है इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर और इट इज अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर ऑफ सेरिबेलम। मैंने फिर बोला इंफ्राटेंटोरियम में है क्या? क्योंकि सुप्राटेंटोरियम में होता है अपना सेरिब्रम और इंफ्राटेंटोरियम में होता है सेरिबेलम। तो मेडुलोब्लास्टोमा का मतलब होता है ट्यूमर ऑफ सेरिबेलम। इसमें कुछ अलग तो होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत कॉमन होता है बच्चों में और बहुत मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होता है। सबसे ज्यादा जो लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूमर है वो यही बन जाता है बच्चों में, मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। नाम याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारा किसकी साइट की बेस पे हमने देखा कि सुप्राटेंटोरियल इंफ्राटेंटोरियल पे हमने उसको डिवाइड करा। अब हम देखेंगे पैथोलॉजी। बोले कौन कौन से ट्यूमर क्या किस वजह से होते हैं, पैथोलॉजी इनकी क्या है। जो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स हैं आर आइदर बिनाइन और मैलिग्नेंट, कोई भी हो सकते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ना, बिनाइन, जो बिनाइन कौन से? जो फैलते नहीं है, जो अपनी एक जगह पे जिनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो फैल सकें। और मैलिग्नेंट वाले क्या पूरे एरिया में फैल जाते हैं। तो आप बिनाइन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर में हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट इफ अलाउड टू एक्सपेंड, यानी क्या ये अभी एक्सपेंड नहीं हुए मगर इनमें इतनी पावर होती है कि इन्हें अगर जैसे ही कोई मौका मिला, मौका क्या होता है, कोई रेडिएशन मिल जाए या कोई भी ट्रिगर मिल जाए तो ये तुरंत मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर अभी ये प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, शांत बैठे हैं, ये एक्सपेंड के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो इन्हें हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है हाईली, कौन सा? हाईली स्ट्रक्चर्स और डैमेज, हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजेबल स्ट्रक्चर। इनको अगर आपने बहुत डिस्ट्रक्टिव और डैमेजेबल है, आप इनको थोड़ा भी कोई ट्रिगर मिला, ये तुरंत मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जस्ट अ सेकेंड, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मैलिग्नेंट, अब तो फिर मैलिग्नेंट इंट्राक्रेनियल ट्यूमर कौन से हुए? बोले मैलिग्नेंट इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स इंप्लाइज रैपिड ग्रोथ,
जो कौन से होंगे, जो बिल्कुल जो एकदम खतरनाक ग्रोथ कर रहे होंगे, सीधी सी बात है, इसका अपोजिट कर दो, जो रैपिड, इनकी रैपिड ग्रोथ होगी, पुअर डिफरेंशिएशन होगा, कहीं भी डिफरेंशिएशन करके फैल रहे हैं। इंक्रीज्ड सेल्युलरिटी, सेल्युलरिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ सेल्स, तभी एकदम खतरनाक तरीके से अपनी क्या ग्रोथ दिखा रहे हैं, कहीं भी फैल रहे हैं। माइटोसिस दिखाएंगे जो है ना, नेक्रोसिस दिखाएंगे, और वेस्कुलर पॉलिफिकेशन, यानी नेक्रोसिस क्या, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सेल वहां पर वो जगह सड़ रही होगी, और वेस्कुलर पॉलिफिकेशन वगैरह। तो ये सब साइंस किसके हैं, बोले ये मैलिग्नेंट के साइन है, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें देखना है। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर जिस जो वो पैथोलॉजी करा रहे हैं उसके बेस पे हमें उनका क्लासिफिकेशन देखना है। और हम जो अभी इसमें बात करेंगे वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो है ग्लियोमास। ग्लियोमास, क्योंकि मैंने अभी अगर आपको इधर लाइन पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लियोमास है ये दोनों में बहुत कॉमन है, मगर मेडुला ब्लास्टोमा है जो इन ये वाले नीचे वाले सेरिबेलम के, ये बच्चों में बहुत कॉमन है ग्लियो। और आपसे पूछे कोई ग्लियोमा और नॉन ग्लियोमा में सबसे कॉमन है ग्लियोमा। नॉन ग्लियोमा ट्यूमर्स बहुत बहुत लेस कॉमन होते हैं, मगर ग्लियोमा बहुत ज्यादा कॉमन है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ग्लियोमास आर दी मोस्ट प्रिवलेंट टाइप ऑफ एडल्ट ब्रेन ट्यूमर। दे अपीयर फ्रॉम दी, कौन से, मैं अभी आपको पूरी डेफिनेशन बता चुका हूं ग्लियल सेल्स की। तो दे अपीयर फ्रॉम दी सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन कॉल्ड दी ग्लिया। मैंने कहा क्योंकि इनको सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग काम है, प्रोटेक्टिव काम है, होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखना है, पीएनएस की माइलिन शीथ बनानी है, तो ये उसके होते हैं। अब आपको बिल्कुल अब आ रहा है डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने हैं। इतने नाम है ना, मतलब हद वाले नाम याद करने हैं, ढंग से समझना क्या कह रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ट्यूमर होता है ग्लियोमास। कौन सा ट्यूमर, ग्लियल सेल्स का ट्यूमर होता है ग्लियोमास। अब ग्लियोमास 3 में डिवाइड होते हैं, ये 3 ट्यूमर्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से ट्यूमर्स में डिवाइड होते हैं, पहले ये डिवाइड होते हैं एस्ट्रोसाइट्स में। अब एस्ट्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ग्लियोमास एक बहुत बड़ा है, इसके अंदर भी सब टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स, अगर उनका ट्यूमर हो जाए तो एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं। फिर एक होते हैं उनके अंदर एपिडाइमल सेल, तो उनका ट्यूमर हो जाए तो बोलते हैं एपिडाइमल सेल्स ट्यूमर। फिर एक होते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स होते हैं, अगर उनका ट्यूमर हो जाए तो बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स ट्यूमर। यानी मैंने क्या बोला कि जो आपके ग्लियोमास है वो 3 ट्यूमर्स में डिवाइड होते हैं, मतलब उनके अंदर 3 स्ट्रक्चर है, पहला एस्ट्रोसाइट्स, फिर है एपिडाइमल सेल्स, और थर्ड वन है ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। अब इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले ग्लियोमास पढ़ रहे हैं, ग्लियोमास के अंदर 3 आ गए, अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ना। पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइटोमास, एस्ट्रोसाइट सेल्स का। ये क्या है, एस्ट्रोसाइट सेल्स है, इनका ट्यूमर, इनके ट्यूमर को बोलते हैं एस्ट्रोसाइटोमास। अब बस एक एक वर्ड में इनका काम समझ लो, इनका काम क्या, एक एक वर्ड में। एस्ट्रोसाइट्स के काम होता है, इसका काम होता है प्राइमरी फंक्शन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर जानते हो ना, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, इसके जो फंक्शंस है इसको रेगुलेट करना, वो काम होता है एस्ट्रोसाइट सेल्स का, ब्लड ब्रेन बैरियर को। यानी अगर एस्ट्रोसाइटोमास हुआ तो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बिगड़ जाएगा। ऐसे एपिडेमियल सेल्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। सीएसएफ में कोई आप उनको ट्रांसपोर्टेशन कराना, या ब्रेन में कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन कराना हो तो उसमें हेल्प करते हैं एपिडेमियल सेल्स। तो अगर एपिडेमियल सेल्स का ट्यूमर होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बिगड़ेगा। थर्ड वन है ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स, इनका काम होता है क्या, सपोर्ट करना एक्सॉन्स को, यानी न्यूरॉन्स को मेन, ये सपोर्टिव होते हैं। यानी अगर इनका ट्यूमर हुआ तो एक्सॉन्स के लिए सपोर्ट बिगड़ जाएगा। अब पहला हम पढ़ते हैं एस्ट्रोसाइटोमास। एस्ट्रोसाइटोमास इज द ट्यूमर ऑफ द एस्ट्रोसाइट सेल्स। और देखो मैंने बोला कि ग्लियल और नॉन ग्लियल में सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा था, ग्लियल का। अब ग्लियल के भी अंदर अगर सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर अगर कोई होता है तो वो होता है एस्ट्रोसाइटोमास। ये आपको सब जगह देखने को मिलेगा। 50% ऑफ ऑल प्राइमरी ट्यूमर, मैं ग्लियल सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी ब्रेन में ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन प्राइमरी वाले, कहीं बाहर से नहीं, जो ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो फिर ग्लियल के लिए हो, नॉन ग्लियल के लिए हो, किसी के लिए भी हो, 50% अकेले एस्ट्रोसाइटोमास ही होते हैं। और एस्ट्रोसाइटोमास क्या, ग्लियल सेल्स के ट्यूमर है, 50% अकेले। तो एस्ट्रोसाइटोमास क्या हुआ, एस्ट्रोसाइटोमास मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स, अकाउंटिंग फॉर अबाउट हाफ ऑफ ऑल प्राइमरी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। आप सोच लो, आप ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की जितने भी ब्रेन ट्यूमर्स हैं उन सबका 50% तो अकेले आपको एस्ट्रोसाइटोमास ही बताते हैं। और एस्ट्रोसाइटोमास कौन से, ये एस्ट्रोसाइट सेल्स के ट्यूमर हैं।
जो ब्लड ब्रेन बैरियर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब एस्ट्रोसाइटोमास भी 4 सब टाइप में होते हैं। कौन कौन से सब टाइप में होते हैं? पहला सब टाइप होता है पीलियोसाइटिक टाइप, फिर होता है फिब्रिलरी प्रोटोप्लाज्मिक टाइप, फिर एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमास, और थर्ड और फोर्थ वन होता है ग्लियोब्लास्टोमा। किस तरीके से? बिल्कुल टाइप याद करते चलो, यहीं के यहीं याद करते चलो, बहुत याद करना, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। ग्लियोमा के हमने 3 ट्यूमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी में थोड़ा टाइम देने वाला है। फिर एस्ट्रोसाइटोमास एक होता है आपका एपिंडाइमोमास, जो होंगे आपके एपिडाइमल सेल्स के, और एक होंगे आपके ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स के, ठीक है। अब जो एस्ट्रोसाइटोमास है ये 4 में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइटोमास कितने में? 4 में डिवाइड हो गए। कौन कौन से में? पहला होता है पीलियोटिक टाइप, पीलियोटिक टाइप। दूसरा होता है फिब्रिलरी प्रोटोप्लाज्मिक टाइप, फिब्रिलरी प्रोटोप्लाज्मिक टाइप। और थर्ड वन होता है एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमास, और फोर्थ वन होता है ग्लियोब्लास्टोमा। जिसमें कि जो ये तीनों हैं, कौन कौन से? पाइलोसाइटिक, फिब्रिलरी और एनाप्लास्टिक वाले, ये लेस कॉमन होते हैं। ये क्या? लेस कॉमन होते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है? सबसे ज्यादा कॉमन होता है ग्लियोब्लास्टोमा। यानी किस तरीके से मैंने बोला कि मैंने कि अगर ग्लियल और नॉन ग्लियल में देखें तो वो ग्लियल मोस्ट कॉमन। अब ग्लियल के अंदर अगर हम इन तीनों में देखें तो एस्ट्रोसाइटोमास मोस्ट कॉमन, और एस्ट्रोमाइटोसाइट के अंदर 4 है, उनमें अगर देखें तो उसमें ग्लियोब्लास्टोमा इज अ मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से ग्राफ था, आप इसी तरीके से बना बना के याद करेंगे तभी आपको याद होंगे, ठीक है। ये लेस्ट कॉमन। अब इसमें नीचे हमारे चले आओ, नीचे हमारा कौन सा ट्यूमर है? नीचे हमारा ट्यूमर है एपिंडाइमोमास। एपिंडाइमोस किसका ट्यूमर है? एपिंडाइमल सेल्स का। मैंने बताया कि एपिंडाइमल सेल्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाना। ये बहुत कम होते हैं, सिर्फ 2 to 3% ऑफ ऑल ब्रेन ट्यूमर्स का पार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन कौन से? एस्ट्रोसाइटोमास हमारे हो चुके हैं। अब हम और नीचे चले आए, अगर अभी पहले इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं एपिंडाइमोमास के बारे में। अकर्स एनीवेयर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर सिस्टम। ये जो ये वाले जो हैं एपिंडाइमोमास, ये कहीं भी हो सकते हैं। ये है सिर्फ 2 to 3%, मगर ये हो कहीं भी सकते हैं। अकर्स एनीवेयर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर सिस्टम और स्पाइनल कैनाल, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन कहां होते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल और कॉर्डा इक्वाना में। अब इसको एक याद करने की ट्रिक रखो, क्या कि मैंने आपको क्या बोला कि ये कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी। तो ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है? बोले ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में तो फोर्थ वेंट्रिकल आता है। यानी ये कहीं भी होने का मतलब क्या कि ये ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह जाएंगे। तो ब्रेन का भी नीचे वाला पार्ट पकड़ लो, स्पाइनल कॉर्ड का भी नीचे वाला पार्ट पकड़ लो, क्योंकि मैंने बोल रहा हूं ना ये ऊपर से लेके नीचे तक, यानी सब जगह ये हो सकते हैं। तो नीचे नीचे वाले पार्ट पकड़ लो, क्या जो चीज ऊपर से आएगी वो नीचे तो पहुंचेगी। तो ये ब्रेन में फोर्थ वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा कॉमन मिलते हैं, यानी ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में। और स्पाइनल कॉर्ड में हम बात कर चुके थे कि कॉर्डा इक्वाना लास्ट के आखिरी की नब्स होती है, तो कॉर्डा इक्वाना वाले पार्ट में, ठीक है। एक तरीके की ट्रिक ऐसे आप याद इन्हें रख सकते हो। It inflates the surrounding tissue and may spread throughout the CSF pathways. सीधी सी बात है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच रहे हैं तो ये पूरे CSF में इजीली ट्रेवल कर जाएंगे, और इसलिए भी कर जाएंगे क्योंकि ये फोर्थ वेंट्रिकल में हो रहा है। वेंट्रिकल से CSF निकल के, CSF तो निकलना है वेंट्रिकल से, तो अगर उसी में ट्यूमर हो जाएगा तो पूरे CSF में तो आपको फैला हुआ मिलेगा ही। हमने क्या ग्लियल्स के 3 टाइप बोले थे। पहला हमने एस्ट्रोसाइटोमास पढ़ लिया, दूसरा हमने कौन सा पढ़ लिया? दूसरा हमने पढ़ लिया एपिंडाइमोमास। अब एपिंडाइमोमास का जो थर्ड वन थे दैट इज ओलिगोडेंड्रोग्लियोमास। ये इसका मेनली काम क्या था? इसका काम था क्या? प्रोटेक्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। किसको? एक्सोन्स को। तो ये कहां से ड्राइव्ड होते हैं? ड्राइव्ड फ्रॉम सेल्स दैट मेक माइलिन। अब सीधी सी बात है, माइलिन सीट क्या काम क्या करती है? सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड कराती है। तो उसी के तो यही तो मैंने आपको बोला कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ड्राइव्ड फ्रॉम सेल्स दैट मेक माइलिन। यूजुअली ये स्लोली ग्रोइंग है, मगर ये शार्पली डिफाइंड ट्यूमर्स हैं, ठीक है। अब हमने समझ लिया। हमने अब हमारे ये जो अभी तक यहां तक खत्म, अगर मैं एक तरीके से फटाफट ट्री बना रहा हूं, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना कि ग्लियोमास के अंदर हमने 3 पढ़े। कौन कौन से पढ़े? एस्ट्रोसाइट्स पढ़े, एपिंडाइमल सेल्स के पढ़े, और फिर हमने पढ़े ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स के, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स को हमने 4 में करा। कौन कौन से 4 करा हमने? पहला हमने करा पीलियोसाइटिक टाइप में, दूसरा हमने करा फिब्रिलरी प्रोटोप्लाज्मिक टाइप में, तीसरा हमने करा एनाप्लास्टिक में, और चौथा हमने करा ग्लियोब्लास्टोमा में, ठीक है। ये हमारा अभी तक हमारा सिर्फ ग्लियल सेल्स वाला हो गया खत्म।
अब हमारा अगला है मेडुलोब्लास्टोमा। नाम में ही समझ आ रहा है, मेडुलोब्लास्टोमा यानी किसका ट्यूमर? सेरिबेलम का ट्यूमर। अभी पढ़ के भी आए बच्चों में, सबसे कॉमन है। यानी किसका, ये किसका हो गया? इंफ्राटेंटोरियल का ही तो हुआ। ब्रेन सेरिबेलम होता कहां है? इंफ्राटेंटोरियल में ही, लोअर लोब ऑफ ब्रेन। तो क्या और अपन ने पढ़ा है कि बच्चों में लोअर लोब में 60% था, अपर लोब में 40% ही था। तो यूजुअली अराइज इन दी सेरिबेलम, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रन, दे आर हाईली ग्रेड ट्यूमर्स। बट इनका एक फायदा है क्या? क्योंकि बच्चों में ट्यूमर्स बट रिस्पॉन्सिव टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, ये ट्रीट भी जल्दी हो जाते हैं। फैलते बहुत हैं मगर ट्रीट भी हो जाते हैं, इसलिए ये बच्चों में बहुत कॉमन है, मगर ये ट्रीट भी हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे डेवलपिंग स्टेज हो रही होती है, इसलिए ये ट्रीट भी हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो सेरिबेलम के काम तो हमें पता ही है। क्या सेरिबेलम को मालूम है क्या एक चीज और बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन। इसके बहुत सारे काम हमें पता ही है, मोटर कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना, मोटर लर्निंग हो, कॉन्शियस हो, बहुत सारे काम है। जितने भी मेंटेन हमारे बॉडी का जो भी मेंटेनेंस है वो हमारा सेरिबेलम ही देख के चलता है। तो ठीक है, तो अगर मेडुलोब्लास्टोमा में अगर आपसे कोई पूछे क्या फंक्शन बिगड़ने, यही फंक्शन बिगड़ने है, मोटर कंट्रोल बिगड़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, मोटर लर्निंग बिगड़ जाएगी, और भी कितने सारे जो सेरिबेलम के फंक्शन है वो बिगड़ जाएंगे। तो ठीक है, हमने ग्लियल सेल्स का देख लिया, मेडुलोब्लास्टोमा का देख लिया। अब आता है पीनियल सेल्स का। पीनियल सेल्स मतलब क्या? दो सेल्स विच आर सीक्रेट फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या है जानते हो ना? पीनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन तो सीक्रेट फिर करेगी। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है पीनियल ग्लैंड? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन है ना, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। और ये बॉडी की क्या, ये बॉडी की बॉडी साइकिल, सीजनल साइकिल, सिरकैडिक रिदम अगर सुना हो, सिरकैडिक रिदम को मेंटेन करके रखती है। आपको कब सोना है, कब उठना है। हमारे बॉडी में खुद में एक अलार्म क्लॉक होती है, इसको हम अपनी बॉडी की अलार्म क्लॉक भी बोलते हैं। आप जब डेली कंटिन्यूसली 7-8 दिन तक एक समय पे उठ जाओ तो अगले दिन अपने आप नींद खुल जाती है। किस वजह से खुलती है? क्योंकि पीनियल ग्लैंड की वजह से, क्योंकि हमारे बॉडी की सिरकैडियन रिदम है। कब, जैसे हम डेली अगर एक टाइम पे खाना खाते हैं तो अगले दिन हमें उसी टाइम पे भूख लगाएगी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी की रिदम बन गई है। उस रिदम को मेंटेन कौन के रखता है? पीनियल ग्लैंड। और अगर उसका ट्यूमर हो जाए तो हमारी सारी रिदम्स बिगड़ जाएंगी। इसलिए इसमें कम कम लिखा है, आपको खुद दिमाग लगाना है कि भैया पीनियल सेल्स है यानी पीनियल ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, वही काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको, इसके ट्यूमर्स को क्या बोलते हैं? इसके ट्यूमर्स बोलते हैं पिनियोसाइटोमा या पिनियोब्लास्टोमा। ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, लास्ट वन। अब मैंने लास्ट वन क्या, अब लास्ट वन है जैसे न्यूरॉन्स, क्योंकि ग्लियल, अब न्यूरॉन्स को मैं क्या बोल सकता हूं? नॉन ग्लियल ट्यूमर्स। ग्लियल वाले हम पढ़ लिए, ये हमारे होते हैं नॉन ग्लियल ट्यूमर्स। ठीक है, ये बहुत ही कम होते हैं, इसलिए एक लाइन में खत्म कर दो। इनके ट्यूमर्स को बोलते हैं गैंग्लियोग्लायोमा या गैंग्लियोसाइटोमा या न्यूरोसाइटोमा। ये बहुत ही रेयर होते हैं। अगर ये हो गए तो फिर तो खेल ही खत्म। फिर तो हमारे, आप खुद समझ लो कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है सब कुछ यही लेके चलते हैं। और अगर इन्हीं में हो गया तो सब कुछ एंड, सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर कैसे होगी, है ना? बाकी सब तो फिर भी प्रोटेक्ट करते हैं, ये तो मेन काम करते हैं। अगर इनका बिगड़ गया तो फिर कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें? तो मगर ये बहुत रेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लियल सेल्स इनको प्रोटेक्ट करके चलते हैं, तो उनका पहले होना है। क्लियर? अब दूसरे हमारे ग्लियल सेल्स, नॉन ग्लियल सब खत्म हो गए। अब दूसरे उस पे आते हैं। बोले दूसरे किस पे आते हैं? बोले मेनिंजेस का। मेनिंजेस के भी तो, क्योंकि आप उनको पता ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मेनिंजेस कवर करके रखती है, तो मेनिंजेस का भी तो ट्यूमर होगा कि नहीं होगा? तो मेनिंजेस के ट्यूमर पड़ते हैं। मेनिंजेस हमें पता है सबसे बाद ड्यूरा, फिर एर्केनॉइड, फिर है ना, फिर पाया। इस तरीके से हमारी जो मैटर्स होती हैं, तो इनके भी ट्यूमर्स होते हैं। ये आप स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स में भी पढ़ के आए थे, क्योंकि उसमें भी तो मेनिंजेस होती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो वही ट्यूमर्स यहाँ भी है। तो मेनिंजियोमा, लेकिन यहां पर कौन से, जो वो वाली मेनिंजेस जो भी ब्रेन को कवर कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को नहीं। ठीक है, तो क्या मेनिंजियोमा कौन से? अराइजेस फ्रॉम द एर्केनॉइड ग्रेन्युलेशन। एर्केनॉइड ग्रेन्युलेशन यानी एर्केनॉइड मैटर से, ये अगर एर्केनॉइड मैटर के जो सेल्स है, ग्रेन्युल्स है, उनमें पड़ जाए। क्लोजली रिलेटेड टू वेनस साइनस, क्योंकि ब्रेन में वेनस साइनस के पास बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है, तो वहां आपको इजिली हो सकता है। दे यूजुअली कंप्रेस रेदर देन इन्वेड। अब ये यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है कि दे यूजुअली कंप्रेस रेदर देन इन्वेड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें होती हैं। एक ट्यूमर ऐसा है, जैसे सपोज ये ट्यूमर है और ये आपका कोई भी ब्रेन का पार्ट है, तो ट्यूमर, या तो जब ट्यूमर, ये बात तो सही है कि ये अपना साइज बढ़ाएगा। अब ये दो काम करेगा, या तो ये अपना साइज बढ़ा के ये अपने बगल वाले स्ट्रक्चर को दबाएगा, प्रेस करेगा, या तो प्रेस करेगा और या इस स्ट्रक्चर के अंदर ही घुस जाएगा, इन्वेड कर जाएगा। इन्वेड का मतलब क्या होता है कि इस जो ये बगल वाला स्ट्रक्चर, इसका भी ट्यूमर करा देगा। तो जो इसमें इन्वेड होगा, घुसने का मतलब क्या है कि जो बगल में, जो उसके आसपास में स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी ट्यूमर करा दो।
तो तभी तो उनमें घुस पाओगे, और कैसे घुसोगे। मगर ये जनरली कंप्रेसिव होते हैं, ये उनमें घुसते नहीं है। ये क्या है, ये बस ट्यूमर की फॉर्म में ऐसे डेवलप हो जाते हैं। इनके अगल बगल में जो स्ट्रक्चर होता है ये उन पे बस कंप्रेशन लगाते हैं, यानी वो स्ट्रक्चर्स दबने लग जाते हैं, मगर उनका ट्यूमर नहीं होता। और इन्वेड का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से होंगे कि ये बगल वाले स्ट्रक्चर्स में भी घुस जाएंगे, यानी उनका भी ट्यूमर करा देंगे, उसको बोलते हैं इन्वेड। और उनका ट्यूमर ना करा के सिर्फ उनको धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि धक्का तो लगना है, ट्यूमर है, एबनॉर्मल साइज तो बढ़ना ही बढ़ना है, सिर्फ दबा रहे हैं, घुस के ना सिर्फ दबा रहे हैं, तो उसे आप कंप्रेस बोलते हैं। तो मेनिंजेस के ट्यूमर है वो जनरली कंप्रेसिबल होते हैं, इनवेडिबल नहीं होते। पहला माइनेंजियोमा हो गया। दूसरा इसके अंदर होता है नर्व शीथ सेल्स। नर्व शीथ यानी क्या, उसमें तो नाम में ही समझ में आ रहा है स्वानोमा। इसमें नर्व शीथ सेल के अंदर आप दो पढ़ोगे, पहला आप पढ़ोगे स्वानोमा। स्वानोमा यानी किसका ट्यूमर, स्वान सेल्स का। स्वान सेल्स का, स्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं। जो माइलिन शीथ होती है नर्व के ऊपर, वो कौन, स्वान सेल्स ही तो फॉर्म करते हैं, हम पहले भी स्पाइनल कॉर्ड में भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो स्वानोमा यानी माइलिन शीथ का ट्यूमर आपको हो जाए तो उसको आप बोलते हैं क्या, स्वानोमा। वो किसके अंदर आ रहा था, नर्व शीथ सेल्स के अंदर। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, नर्व शीथ के अंदर दूसरा और आता है, एक तो आपका माइलिन शीथ का हो गया, इसके बारे में पहले 2 लाइन और पढ़ लेते हैं स्वानोमा के बारे में। क्या, इट इज अ नॉन इन्वेसिव, क्योंकि अपन पहली बात कर चुके हैं कि ये कंप्रेसिव ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इन्वेसिव। इट इज अ नॉन इन्वेसिव स्लोइंग ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ द स्वान सेल्स, है ना। स्वान सेल्स हमें पता है माइलिन शीथ बना रही हैं, तो सराउंडिंग क्रेनियल नर्व रूट्स, यानी जो हमारे आसपास की क्रेनियल नर्व से ये उनको क्या इंपीज, उनको दबाने लग जाते हैं सराउंडिंग क्रेनियल नर्व के आसपास। और जनरली ये 8th क्रेनियल नर्व के आसपास मिलता है। 8th क्रेनियल नर्व कौन सी है, ऑडिटरी। ऑडिटरी क्रेनियल नर्व है हमारी 8th। तो उसको क्या करेंगे, उसमें डिसफंक्शन करा देंगे उसका, यानी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व को एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व ये क्या, इट इज अ सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व है जो हमारे हियरिंग में हेल्प करती है। तो ये वाली नर्व, ये नर्व का डिसफंक्शन ये करा देते हैं। ये हमने अभी सब टाइप किसमें पढ़ा, हमने नर्व शीथ सेल में स्वानोमा पहला वाला पढ़ा। दूसरा वाला है न्यूरोफिब्रोमा। व्हाट इज न्यूरोफिब्रोमा, न्यूरोफिब्रोमा इज आल्सो अ ट्यूमर ऑफ स्वान सेल्स या स्वान सेल या उसके आसपास स्ट्रक्चर्स के। मेनली बोले तो फिब्रोमा यानी क्या, नर्व के फाइबर्स के, यानी फिब्रोब्लास्ट के। नर्व के फाइबर काम क्या करते हैं, न्यूरॉन्स का फ्रेमवर्क बनाते हैं। न्यूरॉन्स का फ्रेमवर्क कौन बनाएंगे, न्यूरोफिब्रोमा। अगर आपको उसका ट्यूमर हो जाए तो न्यूरॉन्स का फ्रेमवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा इससे, तो आपके फिब्रोब्लास्ट और पेरीन्यूरल लाइक सेल से इनके ट्यूमर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने 2 कंप्लीट कर लिए, 3 हमारे कंप्लीट कौन कौन से हो गए। पहला हमने पैथोलॉजिकल, फिर हमने मेनिंजिस पे पढ़ लिया, है ना। मेनिंजिस के अंदर हमने पहला पढ़ा मेनिंजियोमा। पहला हमने कौन सा पढ़ा, इसको भी ट्री की फॉर्म में याद करो। पहला सर एक बार आप वो ग्लायोमास वाला पेज दोबारा से लगाएंगे, इसके पहले के पहले वाला। एक सेकेंड, ये वाला पेज, हाँ सर यही वाला। हाँ बताइए इसमें क्या सर डाउट। वो फर्दर क्लासिफिकेशन इसी का ही था क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ हो रही है। इसमें जो नोट्स में ना हाँ वही, नंबरिंग गड़बड़ लिखी, इसलिए मैं बार बार आपको ट्री की फॉर्म में याद करवा रहा हूँ। मैं बार बार इसमें थोड़ी सी नंबरिंग गड़बड़ है। तो जैसे ग्लायोमास में आ गया अपना ये तीनों मैं आपको जैसे बता एस्ट्रोसाइट्स, देता हूँ, कोई एपेंडाइमल। दिक्कत, हाँ जैसे अपना एक ग्लायोमा था, ग्लायोमा के अंदर 3 आ रहे थे। कौन कौन से आ रहे हैं, एस्ट्रोसाइट्स आ रहे हैं, एपिंडाइमल सेल्स के आ रहे हैं, और ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स के आ रहे हैं। जो एस्ट्रोसाइट्स थे इसके अंदर 4 आ गए। कौन कौन से आ गए, पीलोसाइटिक आ गया, फिब्रिलरी आ गया, एनाप्लास्टिक आ गया, और ग्लियोब्लास्टोम आ गया। ये ग्लियल सेल्स यहीं खत्म हो गए। टॉपिक एंड करो इसका, बस यहीं तक है। अब नेक्स्ट ग्लियल सेल्स के बाद दूसरे कौन से पढ़े हमने, दूसरे हमने पढ़े मेडुलाब्लास्टोमा। वो किसके, सेरिबेलम के। इस तरीके से है, ठीक है। तो पहले नंबर का हमने ग्लियल सेल पढ़ा, ग्लियल सेल्स का हमने पूरा ट्री देख लिया, उस ट्री को एंड करो। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा मेडुलाब्लास्टोमा यानी सेरिब्रल सेल्स के। फिर तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा पीनियल ग्लैंड्स का, और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा न्यूरॉन्स का, जिसमें ग्लियल सेल्स का ट्री बहुत बड़ा था, बाकी इन सबके हमने छोटे छोटे में तीनों को पढ़े। ठीक है, ये अब यहीं खत्म हो गए। अब ये थे ब्रेन के सेल्स के, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना उनके थे। अब हम स्ट्रक्चर्स पे आ गए, अब हम मेनिंजेस पे आ गए। अगर अब हम मेनिंजेस पे आ जाएं तो मेनिंजेस में
अगर मेनिंजेस में हो जाए तो मेनिंजेस के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, मेनिंजेस के अंदर हम दो पढ़े पहला हमने पढ़ा मेनिंजियोमा और दूसरा हमने पढ़ा नर्व शीथ सेल्स के ट्यूमर। मेनिंजियोमा में हमने एक ही पढ़ा और नर्व शीथ सेल्स के अंदर हमने दो पढ़े। कौन कौन से पढ़े, पहला हमने पढ़ा श्वानोमा और दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, न्यूरोफिब्रोमा, न्यूरोफिब्रोमा। ठीक है, ये जो काउंटिंग है ना वो सिर्फ इसी ऊपर वाले में थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, नीचे यहाँ मेनिंजेस से कहीं भी नहीं है। मेनिंजेस में मेनिंजामा नर्व सेल्स है, फिर इसके एक ही है, इस वाले में ही बस हो गया था। उस वाले में ग्लियल सेल्स में अगर ग्लियल सेल्स को अपन नंबर 1 दे रहे हैं तो मेडुला ब्लास्टोमा को 2 नंबर दे दो, पिनियल सेल्स को 3 नंबर दे दो और न्यूरॉन्स को 4 दे दो, बस इस तरीके से, और कुछ भी अलग नहीं। क्लियर? यस सर। ठीक है यही बस इनके सब टाइप याद करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं बहुत याद करना है और सबका सब टाइप याद करना है। नेक्स्ट हमारे हैं, अगर अब हमने सेल्स के पढ़ लिए, स्ट्रक्चर्स के पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल्स में हो जाए तो। बोले ब्लड वेसल्स में सिर्फ एक ही है, वो है हमारा हीम एंजियोप्लास्टोमा। व्हाट इज हीम एंजियोप्लास्टोमा? यानी ट्यूमर डेवलप इन दी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो कौन सी ब्लड वेसल्स, बॉडी की ब्लड वेसल्स नहीं, वो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, अगर उन ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में ट्यूमर बन जाए तो उसको बोलते हैं हीम एंजियोप्लास्टोमा। ये याद रखना, हीम एंजियोप्लास्टोमा तो कहीं की भी ब्लड वेसल्स में हो सकता है, मगर आपको ब्रेन लिख के आना है। ठीक है, तो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं और जनरली सेरिबेलम के कंपेयर में सेरिबेलम में ज्यादा होते हैं। सेरिबेलम यानी कौन सा, बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं, यही रट्टा पड़ता है क्योंकि लोग सेरिबेलम सेरिबेलम को, सेरिबेलम लम यानी इंफ्राटेंटोरियल वाला पार्ट बोल रहे हैं, ब्रेन स्टेम वाला। ठीक है, वहां पर ज्यादा होते हैं। और कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सीधी सी बात है, ब्लड वेसल, और अच्छे से बोलो तो लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा ब्लड वेसल्स यानी हीम एंजियोप्लास्टोमा किसकी ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल जो ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं। ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, कॉमनली का सेरिबेलम में हो रही थी, यानी इंफ्राटेंटोरियल यानी हमारे ब्रेन स्टेम में, यानी लोअर लोब में। दे ओरिजिनेट कहां से, ब्लड वेसल्स, और उसको और अच्छे से लिखो तो लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इन दी ब्रेन। मोस्ट कॉमनली एज कौन सी है, 40 to 60, मेन में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन में। ठीक है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के हो गए। अगले हैं हमारे जर्म सेल्स के। जर्म सेल्स के मतलब क्या, जर्मिनोमा और टेरेटोमा। व्हाट इज जर्म सेल्स? जर्म सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, दैट आर दोज सेल व्हिच गिव राइज टू गैमीट्स, यानी दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म। जो फीमेल में मेल्स में जो सेक्सुअली जो गैमीट्स रिप्रोड्यूस करवाते हैं वो ही तो जर्म सेल्स होते हैं। दो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल जो हमारी स्किन और ये जो हमारी पूरी बॉडी है वो कौन, सोमेटिक सेल बनाते हैं। जर्म सेल्स क्या, जो हमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली कर सकते हैं, उन सब के लिए जो गैमीट्स बनाना है, पढ़ के आते हो, एक्स बाय ये सब कौन है, जर्म सेल्स ही तो हैं। ठीक है, अगर उनके हो जाए तो जर्मिनोमा या टेरेटोमा। ठीक है, अगर जर्म सेल्स के तो जर्मिनोमा या उसको जर्म सेल्स के अंदर ही सब टाइप और होता है, इसको बोलते हैं टेरेटोमा। अगर जर्म सेल्स का हुआ तो पर्टिकुलर आप सेक्सुअली गैमिट्स के लिए हो जाएंगे, और टेरेटोमा के लिए हुआ तो फिर ये टिश्यूज, स्किन, मसल, बोन और कहीं के भी ट्यूमर ये हो सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर कि जर्म सेल्स, क्योंकि जब भी ये बच्चों में होता है, जब भी बच्चों में क्या है, बच्चों में ब्रेन के टाइम पे जर्म सेल्स बन रहे होते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो फिर आपको इसका ट्यूमर पर्टिकुलर हो सकता है। क्योंकि बच्चों में उस टाइम पे जर्म सेल्स बन रहे होते हैं उस टाइम से, क्योंकि अभी जब बनने हैं, और वो पर्टिकुलर काम कब आएंगे, जब वो क्या हो जाएंगे, जब वो अपनी जो मेल्स है वो 14 की एज पर, फीमेल्स 12 की एज पर आके अपने जो क्या बोलते हैं उसको, कौन से पीरियड बोलते हैं उसको, प्यूबर्टी, जब अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचेंगे तभी अपने फंक्शंस पे एक्टिवेट होंगे। ठीक है, उससे पहले तो उन्हें ब्रेन ही चलाएंगे ना, तो वहां से अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आपको उसका ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, अलग अलग होगा। ट्यूमर्स ऑफ सेलर रीजन, सेलर रीजन क्या, अगर इस तरीके से तो नीचे वाले रीजन, जो ब्रेन से नीचे वाले, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए, या क्रेनियोफेरिंजियोमा। अभी यहाँ पर एक देखो, मैंने बोला ना वर्ड्स याद करते रहना, वर्ड्स में ही उस ट्यूमर का नाम लिखा होता है। पिट्यूटरी एडेनोमा का मतलब होता है ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्रेनियोफेरिंजियोमा का मतलब होता है ट्यूमर नियर पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना, क्या, क्रेनियो यानी क्रेनियम में, और फेरेंजियो में यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास। तो क्रेनियम में जो किसके आसपास, पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास जो ट्यूमर होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियोफेरिंजियोमा, और पिट्यूटरी एडिनोमा मतलब ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
ये हमारे हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे सिस्ट एंड ट्यूमर लाइक कंडीशन, यानी यहां पर ट्यूमर है नहीं है, मतलब जो सिस्ट और ट्यूमर लाइक कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी मेनली बात किसकी हो रही है, सिस्ट की बात हो रही है। यहां पर बहुत लोगों को मैंने कंफ्यूज देखा है, एक आपकी सिस्ट और ट्यूमर में डिफरेंस क्या होता है, सिस्ट और ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। सिस्ट आपने बहुत देखा होगा, अपने अपने बहुत से लोगों की स्किन पर रहते हैं सिस्ट। ट्यूमर और सिस्ट में डेवलप क्या होता, अंतर क्या होता है। सिस्ट होते हैं हमारे क्या, सिस्ट इज अ नॉन कैंसरियस, सिस्ट नॉन कैंसरियस होते हैं, बल्कि ट्यूमर कैंसरियस होते हैं। तो फिर क्या अंतर क्या होता है, बोले सिस्ट इज अ सैक ऑफ टिश्यू दैट फिल्ड विद एयर और फ्लूइड, यानी सिस्ट क्या एक सैक है टिश्यू का, ये भी टिश्यू का एक सैक है, ये भी एक सैक में सब पाउच, ये भी एक पाउच है, मगर इसके अंदर जो भरा स्ट्रक्चर है वो या तो एयर हो सकती है या कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर सॉलिड टिश्यूज भरे होते हैं। ट्यूमर्स आर सॉलिड मास, तभी तो वो फैल जाता है, इसके अंदर कुछ ये ऊपर से अंदर से खाकली एकदम खालापन है। सिस्ट तभी तो ब्रेन में सिस्ट बन गई, सिस्ट क्या अपन फटाफट उसको अपन बोलते ना कि सारे सिस्ट का ऑपरेशन हुआ, यानी क्या फटाफट उस सिस्ट को काट के बाहर निकाल दी, उसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, ब्रेन में सिस्ट बन जाती है, कहीं लंग्स में सिस्ट बन गई, किसी भी ऑर्गन में सिस्ट बन जाती है। इवन आपने स्किन पे देखा होगा बहुत से लोगों की सिस्ट बनी होती है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसकी नॉर्मल सी सर्जरी करके काट के हम उसे हटा देते हैं सिस्ट को, ठीक है। बल्कि ट्यूमर ऐसा नहीं होता, ट्यूमर सॉलिड मास होता है, ठीक है। अगर उससे छेड़तानी करोगे तो वो ट्यूमर अगर कहीं बिनाइन हुआ तो कब वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर की हम डेफिनेशन अभी पढ़ के आए थे, वो हैवी पोटेंट होते हैं, बस आपकी वो छेड़तानी का इंतजार कर रहे होते हैं कि आप छेड़तानी करो और वो मैलिग्नेंसी में कब कन्वर्ट हो जाए। इसलिए बिनाइन ट्यूमर से छेड़तानी नहीं करी जाती जब तक कोई वो दिक्कत क्रिएट ना कर रहे हो। सिस्ट आप काट के निकाल सकते हो, ट्यूमर नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब तक कोई प्रॉब्लम ना कर रहे हो, माने ट्यूमर काट के निकाल सकते हो, बात सही है, मगर उसके लिए बहुत एक्सट्रीम सर्जरी चाहिए, छोटी मोटी सर्जरी में काम नहीं चलेगा। ये इस तरीके से आपने सिस्ट देखे हो ना, ये देखो सबसे बढ़िया, क्या दिख रहा है, ये ट्यूमर है, अंदर से पूरा सॉलिड मास है, सिस्ट में क्या है, कोई फ्लूइड। आपने सिस्ट बहुत जगह देखा होगा, स्किन पे देखा होगा, आइस में भी देखा होगा, लोगों के आइस में भी पड़ जाते हैं साइड में छोटे से सिस्ट, हाँ ओवरी के अंदर पड़ जाते हैं, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम डिसऑर्डर है ना, डिसीज होती है, डिसीज नहीं डिसऑर्डर होती है, फीमेल्स में हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होती है, ठीक है। तो सिस्ट में क्या, ये ऐसे सिस्ट तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, और ट्यूमर्स में क्या अंदर सॉलिड मास भरा हुआ होता है। तो अब सिस्ट क्या, हमें कई बार ऐसा लगता है कि सिस्ट ट्यूमर नहीं होता है, नॉन कैंसरस होता है, मगर कभी कभी इन्हें हमें हटाना पड़ जाता है, और ये ट्यूमर लाइक कंडीशन हमें लगती है। कहाँ कहाँ, मोस्ट कॉमन एपिडर्मल और डर्मोइड सिस्ट पड़ जाए, यानी स्किन पर एपिडर्मल डर्मोइड का सिस्ट हो जाए या कॉलॉइड सिस्ट हो जाए, ठीक है। कॉलॉइड सिस्ट यानी सिस्ट फॉर्म्ड इन ब्रेन, और डर्मोइड सिस्ट यानी सिस्ट फॉर्म इन डर्मिस, और अगर